एक तरफ युद्ध के मैदान से आती गोलियों और मिसाइलों की गूंज और दूसरी तरफ वैश्विक सत्ता और अर्थव्यवस्था का बदलता समीकरण। बड़े असमंजस के हालात हैं। इधर रूस की बात करें तो यूक्रेन के साथ जंग से अब जेलेंस्की खुद परेशान हो गए हैं और पुतिन को लिखा है उन्होंने खुला पत्र। लेकिन जेलेंस्की की उम्मीदों पर पुतिन ने जैसे पानी फेर दिया। एक अपील थी जिसे ठुकरा दिया गया। ब्रिक्स बनाम G7 की आर्थिक जंग और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर क्या है अपडेट, आज विस्तार से बताएंगे आपको। और देश की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले में अब गृहमंत्री हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सीमा की बात हो या घुसपैठियों की, एक बड़ा ऐलान अब उनका चर्चा के केंद्र में है। बॉर्डर को स्मार्ट बनाने के लिए शाह ने बनाया है नया प्लान। ये कैसे काम करेगा और इससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी, आज ये भी बताएंगे आपको। और पटना से उठे विवाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक तरफ देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में खान सर, दूसरी तरफ पुलिस की FIR, गिरफ्तारी की चर्चा, CCTV फुटेज और ऐसे कई सवाल जिनके जवाब अब तक साफ नहीं है। क्या खान सर का झूठ पकड़ा गया है? आखिर फैसल खान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे उनकी लाइफ में ही नया ट्विस्ट आ गया? आज सब कुछ बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। दुनिया इस वक्त दो बड़े मोर्चों पर बटी नजर आ रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ वैश्विक ताकतों का बदलता आर्थिक संतुलन जो विश्व के ही सारे समीकरणों को नए सिरे से शुरू कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक साथ बैठकर आमने सामने बात करने का न्योता दिया था। लेकिन AP की एक रिपोर्ट है जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के आमने सामने की बैठक के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने पुतिन को खुला खत लिखा, युद्ध से हो रहे नुकसान को लेकर चिंता भी जताई। जेलेंस्की ने पुतिन के नाम खत लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि जब पुतिन 26 साल से भी पहले से रूस में सत्ता में आए थे तब यूक्रेन के कई लोग उन्हें पॉजिटिव रूप में देख रहे थे, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। जेलेंस्की यूक्रेन के सभी युद्धबंदियों को एक्सचेंज करने के लिए भी तैयार हैं और जंग को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित करने जा रहे हैं। लेकिन युद्ध के दौरान ले जाए गए नागरिकों और बच्चों की वापसी के लिए गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए, ये जेलेंस्की का कहना है। जेलेंस्की आगे लिखते हैं, यूक्रेनी और रूसी पीढ़ियों के भविष्य के लिए इस जंग को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। जेलेंस्की ने अपनी तरफ से एक पहल की है जो पुतिन को रास नहीं आई। वैसे रूसी इतिहास का एक तथ्य ये भी है कि जब रूस लड़ते लड़ते थक जाता है, जंग में लंबा समय बीत जाता है, उसके बाद ही कुछ बदलाव आता है। जंग में फंसे अभी भी रूस के लोग इस तरह से जीने को मजबूर हैं। संसाधन काफ़ी कम हो चुके हैं। पिछले 26 वर्षों से पुतिन का शासन है, उसमें हर संभव कोशिश रही कि रशियन जनता की बेहतरी के लिए अच्छा विकास हो ताकि लोग खुश रहें। दोनों देशों में भारी तबाही, जानमाल का नुकसान हुआ है। शांति की कोशिशें बार बार नाकाम रहीं और हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण है। पुतिन ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज किया और जेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर शांति की उम्मीदों को झटका दिया है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि सालाना रिपोर्ट में परचेजिंग पावर के आधार पर ग्लोबल GDP में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 40% है, जबकि G7 देशों की हिस्सेदारी 29% से भी कम है। इसलिए ब्रिक्स ने G7 को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ये उपलब्धि 2020 में ही हासिल कर ली थी। पुतिन ने भारत की भी खुलकर तारीफ की, कहा कि भारत ब्रिक्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, अहम सदस्य है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। IT सेक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में भारत की मजबूत पकड़ है। आज भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन और डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा मजबूत केंद्र बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका भी लगातार बढ़ी है, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो या वैश्विक जलवायु और व्यापार समझौते। भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा, जिससे उसकी कूटनीतिक ताकत और भी ज्यादा मजबूत अब मानी जा रही है। संभावना है व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में भारत का दौरा भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ युद्ध और बयानबाजी से तनाव बढ़ा है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स बनाम G7 की आर्थिक जंग और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका ने दुनिया के शक्ति संतुलन को नए मोड़ पर ला दिया है।
और देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही देश की सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। इसका मकसद घुसपैठ को रोकना, तस्करी को रोकना और सीमा पार से होने वाली जितनी भी अवैध गतिविधियां हैं उन सब पर लगाम लगाना। माना जा रहा है ये योजना आने वाले समय में भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि तकनीकी तौर पर स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों को एक साथ जोड़कर एक नया सुरक्षा मॉडल तैयार किया जाएगा। इस योजना को शुरुआत में देश की सीमाओं से 7 से 8 स्थानों पर लागू किया जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो इसे पूरे बॉर्डर नेटवर्क पर लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सीमाओं की निगरानी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और प्रभावशाली रही है। त्रिपुरा के लंकामुरा बॉर्डर चौकी की बात करें तो बीएसएफ जवानों को यहां से संबोधित करते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि त्रिपुरा हो, बंगाल हो या बिहार या सीमा पार से घुसपैठ के जरिए डेमोग्राफी बदलाव किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। स्मार्ट बॉर्डर योजना में सिर्फ बाड़ लगाने का काम नहीं होगा, बल्कि तकनीकी मदद से सीमाओं को और भी ज्यादा मजबूत और अभेद बनाया जाएगा। इस योजना के तहत निगरानी व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाएगा ताकि सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा सके। उन्होंने कहा इस समय देश को सीमा पार से कई तरह की चुनौतियां मिल रही हैं। कई मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी की घटनाएं सामने आती हैं, तो कहीं ड्रोन के जरिए नकली मुद्रा और अवैध सामान भेजने की कोशिश की जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीक और मजबूत साझा सुरक्षा तंत्र बनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि वे सुरक्षित भारत की जब बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ युद्ध से सुरक्षा नहीं है, बल्कि देश को नशे के कारोबार से मुक्त करना, मानव तस्करी, नकली मुद्रा और अन्य संगठित अपराध जो भी जिस तरह के होते हैं उन सब से सुरक्षित रखना है। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब 650 किलोमीटर लंबी बाड़ मौजूद है। गृह मंत्री ने बताया इनमें से 119 किलोमीटर पुरानी और जर्जर बाड़ को अब बदलने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये बाड़ 15 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य सीमाओं को इतना मजबूत बनाना है कि अवैध गतिविधियों के लिए कहीं कोई जगह ही न बचे। इसके लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी, निगरानी प्रणाली अपनाई जाएगी और खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का जोर दिया जाएगा। अमित शाह की ये यात्रा लगातार अलग अलग सीमाओं के निरीक्षण और समीक्षा का एक हिस्सा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर अब बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। और पटना की कोचिंग नगरी में शुरू हुआ एक विवाद अब बड़े कानूनी और राजनीतिक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। जिस मामले को पहले 2 कोचिंग संस्थानों के बीच का एक झगड़ा माना जा रहा था, अब उसी मामले में मशहूर शिक्षक खान सर का नाम भी जांच के केंद्र में आ गया है। फायरिंग, मारपीट, सीसीटीवी फुटेज और बदलते बार बार बयानों के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। वहीं अब फैसल खान यानी खान सर की मुश्किलें भी अब बढ़ती नजर आ रही हैं। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। 2 जून की रात खान सर की कोचिंग के बाहर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। बाद में सीसीटीवी फुटेज में मारपीट और फायरिंग की तस्वीरें भी दिखाई दी। वीडियो में कुछ सुरक्षा गार्ड हथियार चलाते हुए नजर आए। इसके बाद पुलिस ने 2 गार्डों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। इसी जांच के आधार पर खान सर के खिलाफ भी एफआईआर की गई। अब बात उन 4 दावों की जिन पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद खान सर ने कहा था कि कुछ कोचिंग माफिया और असामाजिक तत्व उनके दफ्तर में आए, तोड़फोड़ की और 8 से 10 राउंड फायरिंग की। ये उन्होंने बयान दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बयान से पलट के दूसरा बयान दिया। उन्होंने कहा ये सब कुछ उन्होंने जल्दबाजी में कहा था। अब दूसरे दावे की बात करें तो दूसरा दावा फायरिंग को लेकर था। खान सर ने कहा था कि फायरिंग बाहर के लोगों ने की, लेकिन जांच और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि फायरिंग उनके ही सुरक्षा कर्मियों की तरफ से हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार किया। तीसरा भी दावा है। तीसरे दावे में खान सर ने कहा था कि उनके गार्ड की पिटाई हुई है और वो घायल हो गया है, लेकिन जांच में सामने आया कि घायल व्यक्ति उनका निजी गार्ड नहीं है, बल्कि उस कोल्ड स्टोरेज का गार्ड है जहां दोनों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इसके अलावा एक चौथा दावा भी है जिसमें एक मुश्किल नजर आ रही है खान सर के लिए। तो चौथा दावा उनकी कोचिंग पर हमले की वजह को लेकर के था। खान सर ने कहा था कि उनकी लोकप्रियता और कम फीस वाले कोर्स के कारण उनकी कोचिंग को निशाना बनाया गया, लेकिन जांच में सामने आया कि विवाद की शुरुआत कथित तौर पर एक पोस्टर हटाने को लेकर हुई थी।
इस पूरे विवाद के बीच कहानी का दूसरा पक्ष भी है। बड़ी संख्या में छात्र आज भी खान सर के समर्थन में है। इस पूरे मामले के पीछे कोई साजिश हो या कोई भी बड़ा दांवपेच खेला जा रहा हो, सबका मानना यह है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे केवल दावा ही माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बाकी के जो सबूत हैं उनको आधार मानकर अब जांच कर रही है। आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि सच्चाई क्या है, किसकी बात सही है और इस कौन साबित कर पाएगा। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इसी पर हमारी नजर रहेगी। तो इसके लिए आप देखते रहिएगा लगातार खबर प्रधान। आज खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।